Good morning aspirants. Welcome to Prepare IAS e-learning platform. My name is मनीष शुक्ला और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या चुनाव सुधार। इस टॉपिक में अभी तक हम लोग 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया है और उन लेक्चर्स में पहले तो हमने ये देखा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, क्या विभिन्न चुनौतियां हैं, डिफरेंट चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और लास्ट में कल हम लोग वे आउट या समाधान पे चर्चा कर रहे थे और जब हम लोगों ने समाधान पे चर्चा प्रारंभ की थी, वे आउट पे डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो वहां पे उन वे आउट्स में हमने देखा था कि इन वे आउट्स को 3 तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक तो लेजिस्लेटिव वे आउट्स, मतलब कुछ नए लॉज बनाए जाएं या कुछ एग्जिस्टिंग लॉज में अमेंड किया जाए, सो लेजिस्लेटिव वे आउट। फिर हमने देखा था कुछ समाधान जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पे किए जाने की आवश्यकता है और कुछ वोटर के स्तर पे, मतदाता के स्तर पे। ठीक है, जहां तक बात रही लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की, तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में कुछ चीजें जो हमने देखी थी, जैसे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, साइमल्टेनियस इलेक्शन था, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन था। मैंने बोला था पॉपुलिस्ट मीजर्स को रेगुलेट करने के लिए एफआरबीएम एक्ट के जैसा कुछ लाया जाए। ठीक है, उसके अलावा यहां पे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी जरूरी बदलाव के बारे में बताया था कल। तो यहां तक चर्चा हम लोगों की हो गई थी। ठीक, उसके आगे की चर्चा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, चैलेंजेस में एक चैलेंज जो मैंने आपको वहां पे बताया था वो था चुनाव आयोग और उसकी स्वतंत्रता। तो जो आपका लॉ कमीशन है, विधि आयोग है, विधि आयोग ने 255th रिपोर्ट में अपनी इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग चर्चा की है और वहां पे कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। विधि आयोग ने यह रिकमेंडेशन दिया कि अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 में कुछ अमेंडमेंट किए जाएं और उन अमेंडमेंट के जरिए इलेक्शन कमीशन को जो आवश्यक स्वायत्तता है वो दी जाए। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अमेंड आर्टिकल 324 एंड प्रोवाइड द नेसेसरी ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस टू द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस की बात तो यहां पे करता है। यहां पे क्या चीजें हो सकती हैं, वहां पे मैंने बताया था अपॉइंटमेंट को ब्रॉड बेस्ड कर सकते हैं, इनके जो सर्विस कंडीशंस हैं और रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट का सिनारियो है वो यूपीएससी और कैग जैसा बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें संभव है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस में। उसके अलावा देखिए, हमारे यहां जो चुनाव का सिस्टम है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे चुनाव हो रहा है वो कंटेस्टेंट विनर होगा जो बाकी कंटेस्टेंट से 1 वोट ज्यादा पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको अपने कंटेस्टेंट से ज्यादा वोट चाहिए होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कोई मिनिमम कोटा निर्धारित नहीं होता कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतने परसेंटेज ऑफ वोट्स आपको पाने ही पाने हैं अगर आपको विनर होना है, तो वो चीज नहीं होती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि मान लीजिए कई बोगस कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया जाता है और वो कास्ट बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे वोट कट कर देते हैं और अल्टीमेटली जो विनिंग कैंडिडेट होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बहुत कम परसेंटेज पे जीत के आ जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कुछ बदलाव किए जाएं और उन बदलाव में एक बड़ा बदलाव क्या है कि एक मिनिमम कोटा जो है तय कर दिया जाए कि भी पर कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको इतने परसेंटेज ऑफ वोट्स तो लाने ही लाने होंगे, तभी आपको विनिंग कैंडिडेट वहां से माना जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाए, कल हमने इस पे चर्चा की थी। तो ये कुछ लेजिस्लेटिव बदलाव हो सकते हैं जिसके थ्रू जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम और बेहतर बना सकते हैं। अब दूसरी बात आई कि पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पे क्या सुधार किए जा सकते हैं।
देखिए, एक बड़ी समस्या पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पे यह है कि भारत में जो चुनावी एक्सपेंडिचर का रेगुलेशन है, चुनावी व्यय का जो रेगुलेशन है, वो कंटेस्टेंट या कैंडिडेट के लेवल पे है। लोकसभा के इलेक्शन में देखेंगे तो पर कैंडिडेट 70 लाख और विधानसभा तो 28 लाख। लेकिन ये एक्सपेंडिचर की लिमिट पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं लगाई गई है। तो कैंडिडेट पे तो एक्सपेंडिचर लिमिट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पे कोई एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं है। तो उस लिमिट को यहां पे पॉलिटिकल पार्टी पे भी डाला जाए, तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी एक्सपेंडिचर की एक सीमा तय की जाए कि भाई इससे ज्यादा जो है पैसा एक राजनीतिक दल खर्चा नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी की फिनेंसेस हैं उनका एक ऑडिट हो। कैग जैसी जो संस्थाएं हैं, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, इस तरीके की स्वायत्त इंडिपेंडेंट बॉडीज से पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट हो। और ये जो ऑडिट है ये टाइम बाउंड मैनर में हो, और ऑडिट की रिपोर्ट इलेक्शन होने से पहले ही पब्लिक कर दिए जाए। तो मान लीजिए इलेक्शन इस डेट को है, तो इससे पहले ही जो ऑडिट की रिपोर्ट है वो आ जाए और जनता तक इसकी पहुंच हो, जिससे कि जनता एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाए कि भाई फला पॉलिटिकल पार्टी ने इतना पैसा खर्चा किया, इसका सोर्स ये है, ठीक है, लीगल सोर्स है, इलीगल सोर्स है। अगर जनता को ये पता रहेगा तभी तो वो बेहतर चॉइस कर पाएगी, इन्फॉर्म्ड चॉइस कर पाएगी। क्लियर? तो यहां पे आपको क्या करना है, इन्फॉर्म्ड चॉइस अगर करवानी है लोगों को अपने मत के रिगार्डिंग, तो आपको ऑडिट रिपोर्ट इलेक्शन से पहले ही जारी करनी होगी। ठीक है, क्लियर बात? उसके अलावा यहां पे यह भी बोला जा रहा है कि जो भी राजनीतिक दल है उनको सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जाए, ब्रिंग देम अंडर आरटीआई। तो आरटीआई के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को लाया जाए। इसको अभी हम विस्तार पूर्वक आगे देखेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लाया जाएगा तो उसकी मेरिट्स क्या हैं और क्या उसमें विभिन्न व्याप्त चुनौतियां हैं। ठीक, तो खैर यहां पे आरटीआई के दायरे में लाया जाए पॉलिटिकल पार्टीज को। फिर जो मीडिया स्पेस है उसमें आप देखेंगे तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को तो चाहे वो टीवी पे एयर टाइम हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वहां पे ज्यादा स्पेस मिलता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस ज्यादा है, क्योंकि वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इससे होता क्या है कि जो रीजनल पार्टीज हैं या छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्ट्रॉय होती है। तो जो मीडिया स्पेस है उसमें इक्विटी, उसमें कहीं ना कहीं समानता की तरफ जो है कदम बढ़ाया जाए कि भाई सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। क्लियर? फिर अल्टीमेटली ये सारे के सारे कोअर्सिव स्टेप्स के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज को खुद से ये डिसाइड करना होगा कि वो कंट्री को, लोगों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। मींस these political parties they have to rise themselves morally, नैतिक रूप से इनको खुद सुधार करना होगा। क्लियर? तो ये सुधार पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पे किए जा सकते हैं। अब बात आई भाई कि मतदाता के स्तर पे क्या किया जाए। तो पहली चीज तो यह है कि मतदाता को इसकी वोट की सिग्निफिकेंस क्या है यह समझाएं आप, महत्व क्या है। भैया आपने कई बार देखा होगा कि एक वोट से सरकार बन या बिगड़ जाती है, तो वोट का सिग्निफिकेंस समझाएं लोगों को कि आपकी वोट का महत्व है। ऐसा नहीं है कि आपका वोट, एक वोट, लोग बोलते हैं ना मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, नहीं, लोगों को उनके मत का महत्व आपको समझाना है। ठीक है, अवेयरनेस जनरेशन के थ्रू। दूसरा, जो मतदाता है वो मतदाता इन्फॉर्म्ड चॉइस कर पाए, इसके लिए इस मतदाता को ज्यादा से ज्यादा सूचना होनी चाहिए कैंडिडेट्स के बारे में। जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप देखें
तो जो कैंडिडेट सिलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो अपना जो नामांकन पत्र भरते हैं, नॉमिनेशन पेपर, उस नॉमिनेशन पेपर में जो भी उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होते हैं और जो भी असेट और लायबिलिटी होती है वो देना होता है। तो एक तरीके से ये इंश्योर करता है कि मतदाता इन्फॉर्म्ड चॉइस कर पाए। तो कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन और पार्टी के बारे में भी इंफॉर्मेशन लोगों तक हो, जिससे कि वो अपने मत को जब दे तो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस हो। क्लियर? तो ये कुछ रिफॉर्म्स अगर हम करें तो हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है इसको हम और बेहतर बना सकते हैं। अब यहां पे जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या चुनाव सुधार, वो एक तरीके से जाके कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर कई सब टॉपिक्स हैं, जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, एमसीसी, आरटीआई के दायरे में पॉलिटिकल पार्टीज को लाना। तो इन सब चीजों को हम अब एक एक करके आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में बड़ी चर्चा हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पे ओपन डिस्कशन की बात की। तो देखें क्या है आवश्यकता साइमल्टेनियस इलेक्शन की, क्या कुछ अनुशंसाएं हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के रेफरेंस में, और इसकी क्या चुनौतियां हैं और क्या कुछ समाधान हो सकते हैं। ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क के साथ हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आवश्यकता क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन की, नीड। ठीक, फिर अनुशंसाएं क्या हैं इसके रेफरेंस में, फिर चुनौतियां क्या हैं और समाधान क्या हो सकता है। ठीक, इस फ्रेमवर्क के साथ हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए कि आवश्यकता क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन की, एक साथ लोकसभा और जितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, विधानसभा हैं, उनका चुनाव एक साथ करवाया जाए। तो इस चीज की क्या आवश्यकता है। ठीक, तो अगर हम आवश्यकता को देखेंगे तो इस आवश्यकता को कई तरीकों से देखा जा सकता है। पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अभिशासन या गवर्नेंस। देखिए हमारे देश में हर महीने कोई ना कोई इलेक्शन होता रहता है। जब इतने फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है चुनाव के दौरान जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सब का ध्यान चुनाव की तरफ रहता है। और जब पॉलिटिकल पार्टी इन पावर का ध्यान चुनाव पे रहेगा तो जो गवर्नेंस है, जो अभिशासन है, ये गवर्नेंस या प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके हाथ में चला जाता है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चला जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो मिनिस्टर्स होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो चीफ मिनिस्टर होंगे, वो बिजी हैं इलेक्शन कैंपेन में। अब ऑब्वियस सी बात है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या हो गया, ब्यूरोक्रेटाइजेशन। और ये हमारी जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो ज्यादा बेहतर अवेयर है जो लोगों के मुद्दे हैं उनसे, जो लोगों की आवश्यकता है उनसे। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि जो प्रशासन है वो किसके हाथों में चला गया, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चला गया, नौकरशाही के हाथ में चला गया। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा, प्रशासन उस तरीके से पीपुल ओरिएंटेड नहीं रह जाएगा जब ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो सब बिजी है इलेक्शन कैंपेन में। तो गवर्नेंस जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बैक बेंच पे चला जाता है, पहली चीज। दूसरा आप देखें, इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन आने वाले हैं तो जो भी दल सत्ता में है वो ये प्रेफर करता है
कि यहां पे कोई ऐसे डिसीजंस ना लिए जाएं जो हार्श हैं लेकिन नेसेसरी हैं। तो हार्श एंड नेसेसरी डिसीजन ना लेके यहां पे पॉपुलिस्ट मेजर्स अपनाए जाते हैं जो लोकप्रिय हो। उदाहरण के लिए भारत सरकार का खजाना खाली हो रहा है तो लॉजिकल चीज ये है कि भाई टैक्सेस के रेट बढ़ा दिए जाएं, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ा दिया जाए। ये हार्श बट नेसेसरी डिसीजन है। लेकिन क्या किसी चुनावी राज्य में यह संभव है? नहीं संभव है। तो इसलिए आवश्यक होने के बावजूद भी इसको नहीं किया जाएगा और पॉपुलिस्ट मेजर्स अपनाए जाते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है सरकार को और जनता को। ठीक, तो दूसरा बड़ा इशू क्या आ जाता है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स जो है सरकारें लेती हैं, हार्ड लेकिन नेसेसरी डिसीजंस नहीं लेती। क्लियर? अब अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो जाता है, 5 साल में एक बार जो है इलेक्शन हो रहा है, तो कम से कम 4 साल कंटिन्यूअस आपको मिल जाएगा जहां पे आप गवर्नेंस पे ही फोकस करें। सो यू विल गेट 4 कंटिन्यूअस ईयर्स फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नेंस। तो अभिशासन के लिए यहां पे आपको 4 साल मिलेंगे। 1 साल जो है उसमें आप अपना जो भी इलेक्शनियरिंग करनी है वो करें। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं होते हैं तो गवर्नेंस जो है ऐसे प्रभावित होती है। अगर होगा तो ये फायदा होगा गवर्नेंस को। ठीक, तो पहली आवश्यकता जो है हमारी साइमल्टेनियस इलेक्शन की वो है गवर्नेंस अगर आपको और बेहतर करनी है। अब गवर्नेंस के अलावा भी है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल। देखिए, इसको हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव बिजनेस। देखिए, होता यह है कि जब इलेक्शन आने वाला है तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं वो सब किसी भी मुद्दे पे एक हार्ड और नॉन निगोशिएटिंग स्टैंड लेती हैं। भाई इनको लगना चाहिए ना कि जो पार्टी सत्ता में है हम उसका विरोध कर रहे हैं। जनता को यह पता होना चाहिए, उदाहरण के लिए, कि कांग्रेस जो है वो कृषि कानूनों पे सरकार के खिलाफ है। तो कोई भी निगोशिएशन का स्कोप दलों के बीच खत्म हो जाता है। और जब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच समन्वय नहीं है, कोई निगोशिएशन का स्कोप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब हाउस में किसी बिल पे चर्चा होगी तो ये क्या बिल का पास होना उतना इजी होगा क्या? क्यों? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस के हिसाब से सरकार का विरोध करते हुए दिखना है जनता को। ठीक, तो जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है, जो विधेयक पास होने की प्रक्रिया है, वो सब कम हो जाएगी। ठीक है, आप यहां पे क्या देखेंगे? फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स। लोग मार्शल को मार रहे हैं, आपने देखा होगा। इसके कारण राज्यसभा के 12 सांसद इस बार निलंबित भी किए गए। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, आपको दिखाना है कि सरकार के सबसे बड़े विरोधी आप हैं। ठीक, तो इसलिए यहां पे संसद को ही, सदन को ही आप क्या बना देते हैं? संसद को आप बना देते हैं थिएटर ऑफ इलेक्शनियरिंग। आप चुनाव प्रचार यहीं से करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि संसद की कार्रवाई का लाइव प्रसारण होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है, जनता देख रही है। तो आप सदन को ही क्या बना देते हैं? सदन को ही एक थिएटर बना देते हैं आप इलेक्शनियरिंग, जहां पे आप सरकार का तीक्ष्ण विरोध करते हुए प्रतीत होना चाहते हैं। ठीक, इसलिए जो भी लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो क्या होता है? उससे एडवर्सली इंपैक्ट होता है। ठीक, तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन के कारण लेजिस्लेटिव बिजनेस हमारा प्रभावित होता है। ये चीज हमने देखी अभी। ठीक है, उसके अलावा अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो पहली चीज तो यह है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं इनमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, हाई एक्सपेंडिचर। ठीक, और दूसरा
जब भी इलेक्शन की डेट डिक्लेयर की जाती है तो उसके साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाता है। और एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक नियम यह है कि यह लागू होने के बाद कोई भी नई स्कीम अनाउंस नहीं की जा सकती। ठीक, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक खासियत क्या है, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो तो वो फ्रीक्वेंट चेंजेस मांगता है। ठीक, और आपने क्या बोला कि एक बार एमसीसी लागू हो गया, आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद आप कोई भी नई स्कीम, कोई भी नई योजना लागू नहीं कर सकते। तो इस सब से क्या होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण भी एक कंटिन्यूअम एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रेक होता है। ठीक, इससे इकोनॉमी जो है वो एडवर्सली इंपैक्ट होती है। क्लियर हो रही बात? तो इस कारण हम चाहते हैं कि ये फ्रीक्वेंट इलेक्शन से हमको निजात मिले और साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराए जाएं, इससे हमारी इकोनॉमी को उससे लाभ हो। क्लियर हो रही बात? फिर देखिए, जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं तो जो नैरो आइडेंटिटीज हैं, जो संकीर्ण आपकी पहचाने हैं, चाहे वो जाति आधारित हो, जाति आधारित आपकी पहचान हो, ठीक है, धर्म आधारित आपकी पहचान हो, तो जो कास्ट और कम्युनल आइडेंटिटीज हैं उनको फ्लेयर अप किया जाता है। एक कास्ट को दूसरी कास्ट के खिलाफ, एक रिलीजन को दूसरी रिलीजन के खिलाफ क्या किया जाता है, ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जब भी इलेक्शंस आते हैं अलग अलग नेताओं द्वारा और राजनीतिक दलों द्वारा। तो होता क्या है कि जब भी इतने फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होंगे, जब भी इलेक्शन होगा, इलेक्शनरिंग के दौरान कास्ट और कम्युनल आइडेंटिटीज को और बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कि जो समाज में फिशर्स हैं वो और बढ़ते हैं, और जो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए, एकता के लिए, बंधुत्व के लिए, ब्रदरहुड के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, जितने कम इलेक्शंस होंगे उतने कम ऐसी नैरो आइडेंटिटीज को फ्लेयर अप किया जाएगा, उतने कम फिशर्स हमारी नेशनल इंटीग्रिटी में आएंगे। क्लियर बात? तो इसीलिए हमको साइमल्टेनियस इलेक्शन की जरूरत है, जिससे कि इस तरीके की आइडेंटिटीज को और बढ़ावा, इस तरीके के फिशर्स को और बढ़ावा ना मिले। क्लियर हो रही बात? फिर आप देखें, हर एक इलेक्शन में ऑब्वियस सी बात है रैली होती है, धरने होते हैं, इस सब से जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ है वो भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए लखनऊ में 10 तारीख को कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की रैली है, 10 लाख लोग आएंगे, तो ट्रैफिक डाइवर्जेंस होंगे, बहुत सारी जो है अव्यवस्थाएं होंगी सामान्य जन के लिए। ठीक, तो क्या होता है, इट क्रिएट्स डिसरप्शन टू द नॉर्मल पब्लिक लाइफ। जो सामान्य जनसाधारण का जीवन है उसको डिसरप्ट करते हैं ये इतने फ्रीक्वेंट इलेक्शंस। क्लियर? तो इसके लिए आपको साइमल्टेनियस इलेक्शंस की जरूरत है, जिससे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन को रिड्यूस किया जा सके। उसके अलावा अगर आप देखें तो भाई इलेक्शन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसमें जो मैन पावर लगता है वो बहुत ज्यादा होता है। सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस लगती है, इलेक्शन ऑफिशियल्स लगते हैं, तो आपका इतना सारा रिसोर्सेस कंज्यूम होता है। अगर कम इलेक्शन होंगे तो ये जो भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनको जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस पर्पस के लिए फ्री किया जा सकता है। तो मैन पावर बहुत कंज्यूम करता है ये इलेक्शंस। आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो सीएपीएफ इन सारी फोर्सेस के लोगों को क्या किया जा सकता है, यहां पे इनको मुक्त किया जा सकता है। क्लियर हुई बात? ये अपनी जो साइन ड्यूटी है वो करें जाके। तो अगर हमको ये सारे लाभ लेने हैं तो इसके लिए हमको साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की आवश्यकता है। ठीक, तो जहां तक आवश्यकता की बात रही तो आवश्यकता ये है। अब इसके आगे देखें।
नीड हमने देख ली, अब हम देखेंगे रिकमेंडेशंस, अनुशंसाएं, किसने किसने इसके रिगार्डिंग अनुशंसा करी है। देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी जो फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट आई थी 1983 में, उसमें ही चुनाव आयोग ने साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की बात कही थी। वहीं पे चुनाव आयोग के अलावा अगर आप विधि आयोग की बात करेंगे, लॉ कमीशन की बात करेंगे, तो लॉ कमीशन ने अपनी 170th जो रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थी, उसमें जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की थी। उसके अलावा चाहे आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात करें, चाहे नीति आयोग की बात करें, तो इन सब ने भी कभी ना कभी साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करी है। तो कहां कहां से इसके बारे में अनुशंसा आई है? तो पहली चीज तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट जो थी, जो 1983 में दी थी, यहां पे इसकी बात की। उसके अलावा जो लॉ कमीशन है, इसकी जो 170th रिपोर्ट रही ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उसमें इसने साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2015 में यह साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करता है। नीति आयोग 2017 में साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करता है। तो इन इंस्टीट्यूशन से साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिगार्डिंग अनुशंसाएं आई हैं। अब जो इंपॉर्टेंट इसमें मुद्दा है वो है चुनौतियां। तो चुनौतियां बहुत सारी हैं इसके संदर्भ में, तो उन चुनौतियों को हम लोग देखते हैं। जो पहली बड़ी चुनौती होगी साइमल्टेनियस इलेक्शन के साथ, वो है प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह पे ऐसी व्यवस्थाएं करी गई हैं जिसके कारण चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो अलग अलग विधानसभाएं हो, उनको 5 साल के पहले ही क्या किया जा सकता है? डिसॉल्व किया जा सकता है। कौन कौन सी वो व्यवस्थाएं हैं? जैसे कि अगर आप देखें तो जो प्रधानमंत्री है या जो चीफ मिनिस्टर है, ये ऐसी एडवाइस दे सकते हैं राष्ट्रपति को या गवर्नर को कि 5 साल खत्म होने के पहले ही जो भी लोकसभा है या विधानसभा है उसको डिसॉल्व किया जाए। और प्रेसिडेंट को या गवर्नर को ऐसा मानने के लिए ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बाध्य होते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है। तो अगर प्रधानमंत्री ये एडवाइस देता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने ये एडवाइस दी थी कि 5 साल खत्म होने के पहले ही 4 साल में ही, कुछ 4 साल कुछ महीने हुए थे, डिसॉल्व कर दी गई थी लोकसभा। तो प्रधानमंत्री ऐसी एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को कि प्रीमेच्योर डिसॉल्व किया जाए, ठीक है, लोकसभा को, या सीएम ऐसी एडवाइस गवर्नर को दे सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है। तो इनमें क्या हो जाएगा? प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो जाएगा। अब मान लीजिए क्या हुआ कि हमने बोला था लोकसभा और सारी की सारी विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे। अब किसी एक राज्य में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही 4 साल के बाद ही सीएम एडवाइस दे देते हैं गवर्नर को, कि एडवाइस देते हैं कि भाई विधानसभा को भंग कर दिया जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, क्या हुआ? प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो गया। इलेक्शन साथ में होना है तो 5 साल बाद ही होगा जाके, तो समस्याएं आ जाएंगी। कोई इलेक्टेड जो है गवर्नमेंट ही नहीं बचेगी वहां पे, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं बचेगा वहां पे। समझ आ रही बात? तो प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन किन किन तरीकों से संभव है? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। जो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है उसमें जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कलेक्टिवली अकाउंटेबल होती है लोकसभा के प्रति या विधानसभा के प्रति। राज्यों में कलेक्टिवली अकाउंटेबल होने का मतलब उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए हाउस में। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया, इसका मतलब अब वो लोकसभा की कॉन्फिडेंस नहीं है उनके पास, लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है उनके पास। उस कारण जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा
तो जो भी सरकार है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर बात? अब जब सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा तो इस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं कि फिर से जो है इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति को अगर कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है सरकार बनवाने का, तो वो इलेक्शन के ही संदर्भ में आती हैं चीजें, नया इलेक्शन, फिर से इलेक्शन होता है। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उस संदर्भ में भी प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन के चांसेस बन जाते हैं। क्लियर? उसके अलावा राज्यों में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट रूल जब कहीं लगाया जाता है किसी राज्य में तो उसकी विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। ठीक? तो विधानसभा भंग हो गई, पहले ही 5 साल के पहले ही, इलेक्शन 5 साल बाद होना है, तो प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो गया। उसके अलावा नेशनल इमरजेंसी, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो आप पाएंगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो लोकसभा की लाइफ है उसको एक बार में 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इलेक्शन होना था 5 साल बाद, लोकसभा की लाइफ को आपने एक्सटेंड कर दिया, अब कैसे काम होगा? ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? तो ये सब आप केसेस कहां पे देख रहे हैं? जहां पे समय से पहले या समय से बाद में जो है डिसोल्यूशन हो रहा है। तो इस संदर्भ में आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि सारों के सारों का सिलेक्शन इलेक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली 5 साल बाद एक साथ हो जाए? ये तो समस्या कर देगा ना यहां पे प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। तो पहला बड़ा चैलेंज है प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। अब इसी के साथ जोड़ के अगली चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है हमारे कुछ संवैधानिक ऑब्लिगेशन। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन? आर्टिकल 85 और आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं कि इन केस लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होता है तो उस केस में अगले 6 महीने के भीतर इलेक्शंस होके एक नई लोकसभा या नई विधानसभा गठित हो जानी चाहिए। मतलब जो अंतराल है वो 6 महीने के से ज्यादा नहीं रह सकता। और मान लीजिए यहां पे आपने 1 साल के पहले जो विधानसभा भंग कर दी, ठीक है, इलेक्शन होना था 5वें साल, आपने 4थे ही साल भंग हो गई, प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो गया। तो संविधान यह कहता है कि अगले 6 महीने में नया इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर आप कराएंगे तो आपको 1 साल के लिए वेट करना है। तो वहां पे आप इन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एक चैलेंज बन गया हमारे लिए यहां पे। क्लियर? उसके अलावा मान लीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को हम अमेंड भी कर दें तो समस्या यहां पे बड़ी है, वो है कि इट विल क्रिएट ए ट्रेवेस्टी ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे? हमने कहा कि भाई प्रीमेच्योर डिसॉल्व कर दिया हमने विधानसभा को या लोकसभा को, अभी 1.5 साल बचे थे इलेक्शन होने में। 1.5 साल के लिए, अगले 1 या 1.5 साल के लिए कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और ना ही कोई इलेक्टेड सरकार है। अब लोकतंत्र का जो कोर है वो है इलेक्शंस, और आपके प्रतिनिधि आपके बिहाफ पे डिसीजंस करना। अब यहां पे जब कोई ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ना इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो ब्यूरोक्रेसी सारा कंट्रोल नौकरशाही के हाथ में होगा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट, लोकतंत्र की स्पिरिट यहां पे डिफीट हो जाएगी। क्लियर हुई बात? तो ट्रेवेस्टी ऑफ डेमोक्रेसी एक तरीके से यहां पे होगा अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कराते हैं, वहां पे प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन होगा। तो क्लियर? समझ आई बात? उसके अलावा देखिए बार बार इलेक्शंस, इतने फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होने के कुछ लाभ भी हैं। लाभ क्या है? अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व की आप बात करें, भाई जितनी बार इलेक्शन होता है जो भी दल है सत्ता में उसको जनता के प्रति जवाबदेही उसकी होती है कि नहीं? भाई आपको बताना पड़ता है कि हमने पिछले इतने सालों में इतना काम किया, इतनी रोडें बनाई, इतना पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर किया, ये सब बोलना पड़ता है ना, आपसे बताना पड़ता है आपको।
तो ये बार बार जितनी बार इलेक्शंस होगा उतना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी जो है सत्ता की तय होती है। तो बेहतर है, अगर अकाउंटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो है वो एक बेहतर चीज है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये बोला था कि अगर हमको अकाउंटेबिलिटी और स्टेबिलिटी में चुनना हो तो भारत के संदर्भ में हम अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा महत्व देंगे। ठीक है, तो जितनी फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होंगे उतना बेहतर है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए। ठीक है, उसके अलावा फ्रीक्वेंट इलेक्शन का लाभ ये भी है कि एक कोर्स करेक्शन करता है। देखिए, कोई एक राजनीतिक दल जो केंद्र सरकार में है किसी एक राज्य का इलेक्शन कंटेस्ट करता है और वो उसकी हार होती है वहां पे, तो एक तरीके से उसके लिए सिग्नल होता है कि उसकी जो पॉलिसीज है वो पब्लिक वेलफेयर में नहीं है, जनता खुश नहीं है उससे, तो उनकी पॉलिसीज में वो नेसेसरी कोर्स करेक्शन वहां पे कर सकता है। तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन का अकाउंटेबिलिटी और कोर्स करेक्शन के रूप में लाभ भी होता है। अब इसलिए हम कहने का मतलब यह है कि इसलिए हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ ना जाएं। ठीक, दूसरी साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए एक बड़ा चैलेंज क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ इश्यूज। देखिए, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो वहां पे राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे होंगे वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर देंगे जो क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मुद्दे हैं। सो नेशनल इश्यूज विल डोमिनेट द रीजनल इश्यूज एंड लोकल इश्यूज। ऐसी संभावना बहुत प्रबल है, और जब ऐसी संभावना बनेगी तो वहां पे जो रीजनल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन क्षेत्रीय दलों का महत्व कम हो जाएगा। तो एक तरीके से जो हमारी राजनीति है उसमें केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा, सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, और जो स्पिरिट है वो ये है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक, तो यहां पे अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कराते हैं तो एक ये बड़ी चुनौती भी आपके सामने आएगी। उसके अलावा ये, अब जैसे मैंने यहां पे बताया कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को यहां पे क्या होगा? नुकसान होगा। तो हमारा जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, उसकी भी स्पिरिट को कहीं ना कहीं ये एडवर्सली इंपैक्ट करता हुआ दिखता है। उसके अलावा एक बड़ा चैलेंज लॉजिस्टिक्स भी है। भाई, चुनाव करने के लिए आपको बहुत सारे इलेक्शन ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स चाहिए होते हैं। जब इलेक्शन अलग अलग समय पे देश में अलग अलग जगह हो रहे होते हैं तब इसको मोबिलाइज करना आसान हो जाता है। अगर सारी जगहों पे एक साथ इलेक्शन हो रहा होगा तो आपको ज्यादा इलेक्शन ऑफिसर्स चाहिए होंगे, ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर्स चाहिए होंगे, तो उनको मोबिलाइज करना एक तरीके से क्या हो जाएगा? आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर बात? तो इस परिस्थिति में लॉजिस्टिक्स को मोबिलाइज करना भी एक बड़ा जो है चुनौती है साइमल्टेनियस इलेक्शन के पर्सपेक्टिव। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? चुनौतियां समझ में आई इसके संदर्भ में। अब बात करें कि अगर ये चुनौतियां हैं तो समाधान क्या हो सकते हैं। हमने जहां पे आवश्यकताएं देखी थी, नीड देखी थी, वहां पे इससे होने वाले लाभ भी देखे थे कि भाई अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे तो गवर्नेंस बेहतर होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, लेजिस्लेटिव बिजनेस बेहतर होगा। लेकिन चुनौतियां ये सारी है। तो बात की जाए फिर समाधान क्या हो सकता है। अब देखिए, जब आप समाधान पे चर्चा करेंगे, वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं आप यहां पे। देखिए, इतना बड़ा स्टेप ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा डिलिबरेशन की आवश्यकता है। चर्चा हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, इन सब के बीच व्यापक रूप से चर्चा हो, और स्टेप बाय स्टेप इस पे जो है कदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए, ना कि ओवरनाइट तरीके से। तो एक चीज तो पहली ये है, यहां पे आती है कि आपको चर्चा करना होगा, अलग अलग हितधारकों से चर्चा करना होगा, और कदम दर कदम आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अब साइड डाउन आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, पहली चीज। दूसरा,
देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर आप करते हैं तो आपको यहां पे क्या करें, आप सीधे सीधे एक संविधान संशोधन आपको करना होगा। उस संविधान संशोधन में आप दो चीजें अलाउ करेंगे, एक्सटेंशन या रिडक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ लाइफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधानसभाएं हैं या तो उनकी अवधि को बढ़ाना है या तो रिड्यूस करना है, ऐसा संविधान संशोधन से करके आप इसको अलाउ करें। और जहां तक बात है एक्सटेंशन की, तो जब बहुत ही आवश्यकता पड़े उसी केस में आप एक्सटेंशन को अलाउ करें, अदरवाइज एक्सटेंशन को प्रेफर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कम होती है जितना आप बड़ा कर देते हैं ड्यूरेशन को ऑफ इलेक्शन को। ठीक, तो एक्सटेंड मत करिए, हां रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, अगर उनको उनकी लाइफ को आपको डिसॉल्व करना पड़ रहा है, प्रीमेच्योर डिसॉल्व करना पड़ रहा है फॉर द सेक ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो आप एक्सटेंशन को प्रेफर ना करके रिडक्शन को प्रेफर करें, उनकी लाइफ को रिड्यूस करिए। ठीक है, और रिडक्शन में ये ध्यान रखिए कि जितना मिनिमम रिडक्शन में काम चल जाए उतना मिनिमम करें आप। यहां पे 6 महीने की से ज्यादा रिडक्शन आप प्रेफर ना करें। तो संविधान संशोधन करके ये बदलाव आप करके साइमल्टेनियस इलेक्शन आप करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? उसके अलावा आप ये इंश्योर कर सकते हैं, जैसे कि एक बात की गई कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, और क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा तो वहां पे प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, तो एक समस्या पैदा हो जाती है। तो देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी आए, अविश्वास प्रस्ताव किसी सरकार के खिलाफ, तो इसके साथ साथ इसकी एक मैंडेट ये भी हो कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो इसके साथ साथ एक नया कॉन्फिडेंस मोशन भी आए। किसी एक जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, तो किसी दूसरे पॉलिटिकल अरेंजमेंट के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस मोशन भी आए कि ये सरकार गिरेगी तो ये सरकार तुरंत बनेगी, जिससे कि कोई प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन की संभावना ना बन पाए। जैसे जर्मनी की आप बात करें तो जर्मनी में यह व्यवस्था ऑलरेडी है, जहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना मैंडेटरी होता है। क्लियर हुई बात? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ आपको कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना यहां पे आवश्यक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बढ़ें। स्टेप बाय स्टेप बढ़ने में एक ये हो सकता है कि भाई अभी के लिए आप ये डिसाइड करें कि एक साल में जितने भी इलेक्शन होने हैं उनको हम एक साथ करा लेंगे। ठीक है, तो अभी यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे 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 आप साइमल्टेनियस इलेक्शन में जब सारे स्टेक होल्डर से आपकी चर्चा हो जाए, सभी एक व्यापक चर्चा करके एक मत पे पहुंचे, तब आप वन नेशन वन पोल की तरफ बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरीके से जहां तक वे आउट, जब हम समाधान की बात कर रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, तो वहां पे जो पहला टॉपिक हमने देखा था साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये इसका विस्तार पूर्वक चर्चा है। अब अगला हमने वहां पे डिस्कस किया था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, स्टेट फंडिंग करें। तो इस टॉपिक को मैं और व्यापकता में ले जाऊंगा, और पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल फाइनेंस का मुद्दा है उसको हम लोग डील करेंगे। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन उसका एक पार्ट बन जाएगा, तो उसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।